हेलो, आवाज आ रही है बेटा? मनोज, हेलो। यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, अभी ओपन हो जाती है वो पीडीएफ। बेटा ये क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया था। हेलो। हाँ सर, बता दिया सर, मैडम ने बता दिया सुबह। तो अब अपन नेक्स्ट करें। हम करते हैं अब एनकैप्सुलेशन के बारे में करते हैं। हेलो यस सर, यस सर। बेटा, 3 स्टूडेंट क्यों, बाकी लोग कहाँ हैं यार? अभी आया ही नहीं सर कोई। आया ही नहीं, अभी मैसेज डाला, मैसेज तो सबने पढ़ लिया है। कॉल कर रहा हूँ मैं सर। ऐसे नहीं यार, ये इनको बता दो, अटेंडेंस भी लगती है बेटा। अपन स्टार्ट करें।
हेलो मनोज, स्टार्ट करें। मनोज, ममता, Yes, sir. स्टार्ट करें ना। Yes, sir. ओके, मनोज भी, मनोज कहाँ चला गया? मनोज करें बेटा। हेलो बच्चे, चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैडम ने जो डिस्कस किया क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। जो उप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसका मेन एजेंडा क्या होता है एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का। इसका ऑब्जेक्टिव होता है एट द एंड ऑफ दिस मॉडल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इम्प्लीमेंट एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जो चीज़ बताई गई है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन दिया, जो मैडम ने प्रीवियस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिगम which use object consist of data field and method together with their interactions. It is used to design application and computer programs. Program technique may include features like encapsulation, abstraction, polymorphism, and inheritance. Programming technique may include features like encapsulation, abstraction, polymorphism and inheritance. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो फीचर्स काम में लेता है उस वो एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें मोस्टली काम में ली जाती हैं। अब एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम बात करें। ब्रेक सिस्टम कंपोनेंट्स, जब किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट को जब हमें ब्रेक करना होता है तो मान लेते हैं ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस के अंदर जब हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम पर्टिकुलर कोई एक साइकिल मान लो बना रहे हैं तो उसका एक पेंडल बना रहे हैं तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। फिर उसकी जो लाइंस होती हैं, जो इसके बीच में पाइपलाइन होती है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट का काम करते हैं। एनकैप्सुलेशन का काम कौन करता है? जो कॉम्बो होता है उसका, जो ब्रेक्स होते हैं, जो सिलेंडर होता है, जो उसका फाइनल सीट होती है, ये एक तरीके से एनकैप्सुलेशन का काम करते हैं। अब एनकैप्सुलेशन इज हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन लेवल डिटेल। एनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है कि वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, उसका जो डेटा है वो काम करता है, लेकिन वो एक तरीके से बैकएंड से काम करता है, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन होती है ना वो सारी हाइड होती है। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं हाइड इंफॉर्मेशन एंड वर्क प्रॉपर्ली इन फ्रंट ऑफ एप्लीकेशन साइड। Encapsulation is hiding the implementation level details. Abstraction is exposing only the interface. और जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज करता है किसको? इंटरफेस को। जिस तरीके से आपको एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन की दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर जो मान लो एक बाइसिकल है ये, तो इसका एक पेंडल है, फिर उसका सिलेंडर है, फिर उसका कॉम्बो वैल्यू अलग अलग है उसकी, तो ये सारे एक एब्स्ट्रैक्ट का काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जब हम कोई जावा का प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसके अंदर मेनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं। एनकैप्सुलेशन क्या करता है? एनकैप्सुलेशन उसको एक तरीके से कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी को चलाता है, एक तरीके से उसको कंट्रोल करता है। एक तरीके से एनकैप्सुल का जहां नाम आ गया, जिस तरीके से हम मेडिसिन लेके आते हैं, जो कैप्सूल आता है तो उसका जो रैपर आता है हमें दिखाई तो रैपर देता है बाहर का, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो पार्टीशंस होते हैं, वो सारे उसके अंदर सारे केमिकल्स भरे रहते हैं
मिला के, तो वो तो हाइड रहते हैं लेकिन हमें फाइनली वो कैप्सूल दिखाई देता है। इसी तरीके से इसके अंदर भी, एनकैप्सुलेशन के अंदर सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी हाइड होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, डिफाइनिंग ए सिंपल पॉइंट क्लास। एक क्लास के थ्रू उसने बताया है कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट किया पॉइंट नाम से, दो मैंने डिक्लेरेशन दिया, इंटीजर x और इंटीजर y। इसके अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया void set x। x के अंदर मैंने int x पास करवा दिया, जिसकी मैंने वैल्यू लिया x की ग्रेटर देन 79 क्वेश्चन मार्क 79, और एक लेस देन में लिया 0 क्वेश्चन मार्क 0। दूसरा मैंने एक मेथड और तैयार किया सेट y, जिसमें इंटीजर जो y की वैल्यू थी ये मैंने पास करवा दी और y की वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, x और y दोनों को मैं रिटर्न टाइप में लेके जाऊंगा। x और y दोनों को जब मैं रिटर्न टाइप लेके जा रहा हूँ तो इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट हो रहे हैं और इस मेथड के अंदर ये x और y दोनों की डिक्लेरेशन दी है। x और y दोनों की मैंने डिक्लेरेशन दी है, तो यहाँ इंटीजर जो गेट की इनपुट किस चीज को लेगा, वो पहले x की वैल्यू को लेगा, फिर y वाला y की वैल्यू लेगा, क्योंकि x और y का मैंने रिटर्न टाइप करवा दिया यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है कि इसके अंदर किस तरीके से काम करते हैं ये सारी चीजें, मेंबर फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, मेथड किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजें। तो Java provide access specifier to control access to class member. Access specifier helps implement encapsulation by hiding implements level detail in a class, abstraction by exposing only the interface of the class to the external world. The private access specifier is generally used to encapsulate or hide the member data in the class. The private access specifier is generally, जो हम, एक होती है हमारी क्लास पब्लिक क्लास होती है, एक होती है हमारी प्राइवेट क्लास होती है। जो पब्लिक क्लास होती है उससे डेटा मेंबर फंक्शन होता है, उसको हम आउटसाइड भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट क्लास होती है उसको हम एनकैप्सुलेट कर देते हैं, एक तरीके से उससे डेटा हाइड हो जाता है, उस डेटा को हम बाहर की साइड काम में नहीं ले सकते। वो यही चीज बोल रहा है, द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज जनरली यूज्ड टू एनकैप्सुलेट और हाइड द मेंबर डेटा इन द क्लास। क्लास के अंदर डेटा को हाइड करने के काम में आता है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर काम क्या करता है, public access specifier is used to expose the member function as interface to the outside world। यानी कि जो भी इंटरफेस का काम करता है, मेंबर फंक्शन का काम करता है, तो उसको हम क्लास के बाहर भी उस फंक्शंस को सबको हम यूज में ले सकते हैं पब्लिक मेंबर फंक्शन एक्सेस स्पेसिफायर में। जिस तरीके से एक क्लास डिक्लेरेशन किया मैंने, क्लास पॉइंट नाम से मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया, मैंने पहले प्राइवेट फंक्शन लिया, प्राइवेट इंटीजर x और प्राइवेट इंट y, मेथड लिया पब्लिक void set x इंटीजर में, इसमें x की वैल्यू सेट कर दी, y की वैल्यू सेट, y एक मेथड लिया उसमें y की वैल्यू सेट कर दी और y को पास करवा दिया मेथड के अंदर। अब उसका मैंने एक पब्लिक x और y का दो मेथड फिर से बनाऊंगा, पब्लिक इंट गेट x पहले मैंने सेट किया था, अब मैं गेट। दो मेथड होते हैं जो आपने सी में पढ़ा होगा, सेट और गेट मेथड। सेट और गेट मेथड क्या करता है, सेट करता है किसी भी वैल्यू को, सेट कर यानी कि इनपुट देता है, गेट आउटपुट लेने के काम में आता है। तो ये जो मैंने इनपुट दिए थे इसको मैं पब्लिक इंटीजर पब्लिक इंट गेट एक्स करना हूँ, इसी वैल्यू को मैं 79 को लेना बाहर आउटपुट के रूप में चाहता हूँ। तो मैं इसको, अगर प्राइवेट में ये मेंबर फंक्शन रहेगा, मेथड रहेगा, तो मैं इसको बाहर क्लास के एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसी चीज को एक्सेस करना चाहूंगा तो मुझे इसको पब्लिक करना पड़ेगा, और मैंने इसको पब्लिक बना दिया, पब्लिक इंट गेट एक्स, और इस एक्स को मैंने रिटर्न टाइप दे दिया। इसी तरीके से y मैंने लिया और y को भी मैंने रिटर्न टाइप दे दिया। अब मैं इसके डेटा को बाहर
क्लास के बाहर भी यूज कर सकता हूँ, मेन मेथड में इसको ले जा सकता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ और इसको एसओपी के थ्रू मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्लास डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंट। पर्टिकुलर किसी भी क्लास को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले क्लास को एक डेमो क्लास लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट टाइप का एक मेथड लिया। तो मेन मेथड के अंदर मैंने इंटीजर टाइप की दो वैल्यू लिया a और b, जिसको मैं पॉइंट किया p1, एक ऑब्जेक्ट लिया न्यू पॉइंट। अब वो p1 के अंदर मैंने वैल्यू दोनों सेट कर दी, एक x की और y की। x की वैल्यू जो मैंने सेट की 22 है, y की जो वैल्यू सेट की है p1 में ही वो 44 है, जिसको मैं यूज करना चाह रहा हूँ। कहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ, पहले इंटीजर a लिया था, उसमें a के अंदर x की वैल्यू को दे दूंगा, पास करवा दूंगा, और b में मैं y की वैल्यू को पास करवा दूंगा। जैसे मैं इस चीज को पास करवाऊंगा तो मुझे पास करवाने के बाद में जो वैल्यू मैं इसके अंदर पास करवा रहा हूँ वो वैल्यू मुझे आउटपुट के रूप में चाहिए। तो मैं दोनों के साथ में एसओपी यूज लूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जो वैल्यू मुझे प्रिंट करवाना है वो मैसेज लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ इज ए की वैल्यू यहाँ से प्रिंट करेगा p1 डॉट गेटक्स। अब गेटक्स में जो वैल्यू है, जो यहाँ पर मैंने सेट की थी x की वैल्यू, उसको देखेगा, फिर y की वैल्यू जो सेट की थी उसको देखेगा y पे। इसी तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो वैल्यू b की है उसको मैं यहाँ पर शो करवाऊंगा। तो जो मैंने सेट की थी वही क्या कर रहा है, b गेट कर रहा है, लेके आ रहा है। तो इसी तरीके से ये वैल्यू क्या शो करेगा, सिर्फ एग्जीक्यूटेड आउटपुट क्या देगा, x और y दोनों की वैल्यू वो शो कर देगा जो मैंने वैल्यू सेट की थी। x की वैल्यू 22 शो करेगा, y की वैल्यू 44 सेट करेगा। अब इसी चीज से अगर एक्चुअल आउटपुट देखेंगे हम, इसको रनेबल एक्चुअल आउटपुट अगर इसका देखेंगे तो दोनों की वैल्यू 0 0 आएगी, दोनों की वैल्यू 0 0 आएगी। और सेट और गेट मेथड से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो इनपुट दिया है मैंने, सेट वैल्यू की है, वही गेट वैल्यू में आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और ये क्लास डिक्लेरेशन फॉर पॉइंट मॉडिफिकेशन के लिए पॉइंट प्रोग्राम है, जो क्लास पॉइंट प्राइवेट इंटीजर x प्राइवेट इंट y पब्लिक वॉइड सेट x, इसके अंदर x की वैल्यू पास करवा दी। इसके अंदर दिस मेथड यूज में लिया। दिस मेथड हम क्यों यूज में लेते हैं, किसी भी चीज को हम डिक्लेयर करते हैं किसी मेथड के अंदर, और उसको जब हम आगे दूसरी जगह पे काम में लेते हैं, जैसे दिस डॉट एक्स जो वैल्यू है उसको मैं एक्सेस करूंगा, फिर एक y सेट किया मैंने, उसके अंदर इंटीजर टाइप का y को वैल्यू को मैंने पास करवा दिया। अब जो y वैल्यू मैंने पास करवाया है उसको फिर से मैं दिस डॉट y करूंगा शो करवाने के लिए। अब इसको मैं पब्लिक गेट करूंगा इंटीजर टाइप का x, जिस वैल्यू को मैं रिटर्न करवाऊंगा, y वैल्यू को भी गेट करूंगा, उसको भी मैं रिटर्न टाइप में लेके जाऊंगा। और इसको जब मैं कंपाइल करूंगा प्रोग्राम को, तो दिस डॉट एक्स दिस डॉट वाई की जो वैल्यू है वो मुझे x और y के इक्विवेलेंट में दिखाई देगी, ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में जो आएगी वही मुझे आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करेगा। समरी, आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताना नहीं है, ये इसका आपका छोटा सा एक एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक है, एनकैप्सुलेशन का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं तो
एक मिनट बेटा, री लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, इनहेरिटेंस की हम बात कर लेते हैं अभी। मैं एक बार पहले टैब ओपन कर लेता हूँ बेटा, बार बार दिक्कत आती है नहीं। इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं, आई एम ऑडिबल पलक? यस सर। बहुत लेट हो। मनोज तुम्हारे दोस्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम से आया करो बेटा, 3:30 पे आ जाया करो। मैं इसीलिए तो 10 मिनट पहले मैसेज डालता हूँ आप लोगों को कि जग जाओ नींद से। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं। इनहेरिटेंस हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा है, जावा में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इनहेरिटेंस जो सी प्लस प्लस में होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। अब इसके अंदर मल्टी लेवल हायरार्की होती है जावा के अंदर, जो सी प्लस प्लस में नहीं होती है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। At the end of this model, you will be able to describe Java inheritance model and its language syntax. Describe the usage of the keyword, super keyword use में लेते हैं हम। Define a multi-level hierarchy. इनहेरिटेंस के अंदर मल्टी लेवल हायरार्की हम डिफाइन करते हैं। डिस्क्राइब मेथड ओवरराइडिंग, इसके अंदर मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हैं हम। डिस्क्राइब डायनेमिक मेथड, डिस्पैच और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, गेट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट गार्बेज कलेक्शन, डिफाइन फाइनलाइज मेथड।
10 मिनट बाद में बेटा ऑटो ब्रेक हो जाएगा जूम का आईडी, फिर से रिकनेक्ट करेंगे हम। Inheritance in the real world. Have you seen some people who have blue eye? Some people have blue eye. How it possible? Some people have brown eye. How it is possible? Some people have green eye. How it is possible? इसके अंदर इनहेरिटेंस का सीधा सीधा मीनिंग यही होता है कि एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास यूज में लेता है, जिसको सुपर क्लास और सब क्लास भी बोल सकते हैं, डेराइव्ड क्लास और बेस क्लास भी बोल सकते हैं हम। तो इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सारी चीजों के अंदर देखते हैं हम इनहेरिटेंस इन रियल वर्ल्ड, जिसके अंदर ए रियल लाइफ, व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस, व्हाट यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट, व्हाट इज योर ओन बिहेवियर which is not found in your parent. Child inherits some property from its parent. Apart from that, child has its own property. कभी भी बच्चों के पास में ये दिखा रखा है कि मोम और डैड हैं, जिससे बच्चों को प्रॉपर्टी मिल रही है। जो आरएचडी है मोम का, आरएचडी डैड का है, आरएचसी है, वो दोनों मिलकर के चाइल्ड के पास में आते हैं। तो जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टी होती है वो चाइल्ड के पास में आती है। हमेशा इनहेरिटेंस में पेरेंट की प्रॉपर्टी को ही इनहेरिट करता है चाइल्ड। चाइल्ड अपनी ओन प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द concern oops because it allow for the creation of hierarchical classification. Using inheritance you can create a general class at the top level. This class may then be inherited by other more specific classes. Each of these class will add only those attributes and behaviors that are unique. जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इसके अंदर क्या होता है? इन कीपिंग विद जावा टर्मिनोलॉजी, ए क्लास दैट इज इनहेरिटेड इज रेफर्ड टू एज ए सुपर क्लास. द क्लास दैट डज द इनहेरिटिंग इज रेफर्ड टू एज द सब क्लास. ईच इंस्टेंस ऑफ ए सब क्लास include all the members of the superclass. The superclass subclass inherit all the property of its superclass. A relationship manager is an employee. एक एम्प्लॉय और एक मैनेजर के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी एक इनहेरिटेंस का काम करता है। मैनेजर से एम्प्लॉय के 4 एम्प्लॉय इन अ डिपार्टमेंट और 1 मैनेजर इन योर डिपार्टमेंट हैज ए रिलेशनशिप. हैज ए रिलेशनशिप इज expressed with containship. Containship simply mean using instance variable that refer to other object. इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है, क्लास house will have an instance variable which refers to a kitchen object. It means that house has a kitchen. Note that something like kitchen has a house is not valid in the content. Has a relationship. हैश रिलेशनशिप में क्या होता है? लेट अस टेक वन पर्सनल कंप्यूटर. इट हैज ए मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, कीबोर्ड, माउस, etc. Technically we can say that personal computer class has a monitor, personal computer class has a CPU, a keyboard and a mouse. The most important point is the 4 independent components like monitor, keyboard, CPU, mouse cannot function separately on its own. यानी कि अगर मॉनिटर को अलग रख दें, सीपीयू को अलग रख दें, कीबोर्ड को अगर अलग रख दें, माउस को अलग रख दें, तो वो अलग अलग कभी भी काम नहीं कर सकते। जब सबको एक साथ में मिलाया जाता है तभी वो प्रोसेस कर सकते हैं, तभी वो फंक्शन काम कर सकते हैं. बट बाय कंबाइनिंग देम we are creating a new type of visual class called personal computer. और ये क्लास को क्रिएट करते हैं, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं. Java inheritance model. Java use the single inheritance model.
In single inheritance, a subclass can inherit from one, जिसको हम बोलते हैं सुपर क्लास, एंड ओनली वन। कोर सिंटैक्स उसके अंदर होता है क्लास डेराइव्ड क्लास नेम, एक्सटेंड्स कीवर्ड हम इनहेरिटेंस के अंदर यूज में लेते हैं। जावा के अंदर पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में जब कोई भी प्रॉपर्टी को जब हम इनहेरिट करते हैं तो वी आर यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। क्लास डेराइव्ड क्लास नेम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे, बेस क्लास नेम को यूज करेंगे, आफ्टर दैट जो कोड है उसको हम यूज में लेंगे। Inheritance, a simple example, class A, suppose we are creating class A int m और n, एक मेथड डिक्लेयर किया void display sop system.out.println, जिसके अंदर m और n दोनों की प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर कर दिया। एक क्लास B लिया मैंने, क्लास B के अंदर मैं क्लास A की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूं, तो क्लास B एक्सटेंड्स A। अब जो क्लास A की जो प्रॉपर्टी है वो B के अंदर आ गई। अब B की और A दोनों की प्रॉपर्टी में किस में लेके जाना चाह रहा हूँ, C के अंदर। तो C इंटीजर एक C लिया जिसको मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ एक नए मेथड के थ्रू। मेथड क्रिएट किया, मेथड के अंदर मैं उसको C को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ system.out.println, और C को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब जो मैंने प्रिंट करवाया उसका मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सम करना चाह रहा हूँ। सम क्या करना चाह रहा हूँ, M और N और C तीनों को मैं एक साथ में सम करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो एक नया मेथड क्रिएट किया सम, और मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया system.out.println m plus n plus c इक्वल टू m plus n plus c। अब जो मेरे पास जो भी आउटपुट डिस्प्ले होगा वो m plus n plus c का आउटपुट डिस्प्ले होगा। इस तरीके से एक सिंपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। बेटा 1.5 मिनट बाद में ऑटोमेटिकली वो डिसेबल हो जाएगा जूम, फिर से हम रिकनेक्ट करेंगे क्योंकि ओके सर हमारा पेड वर्जन नहीं है, फ्री लाइसेंस है, इसलिए हम इसको ये जो कहेंगे वैसे ही हमें यूज करना पड़ेगा। 40 मिनट में एक बार ये डिसेबल होता है। इनहेरिटेंस से सिंपल एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट 1 मिनट में। क्लास इनहेरिटेंस की डेमो लिया, मेन मेथड लिया, मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया a के साथ में s1 s2, दो s1 की मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर कर दिया m इक्वल टू 10, और s1 के n के साथ में मैंने 20 डिक्लेयर कर दिया, जिसको मैं SOP के अंदर लेके गया और उस ऑब्जेक्ट a को प्रिंट करवा दिया। ऑब्जेक्ट जो मैंने a प्रिंट करवाया उसको s1 को मैं क्या कर लूंगा, डिस्प्ले में लेके आ जाऊंगा। इसी तरीके से s2 को लूंगा, जो m के साथ में लूंगा, n के साथ में लूंगा, और एक और नया ऑब्जेक्ट ले लूंगा c, उसके साथ में लूंगा। इन सारी चीज b को मैं प्रिंट करवा दूंगा। b के साथ में जो s2 वैल्यू थी जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैं डिस्प्ले करूंगा। s2 डिस्प्ले 1 लूंगा, s2 डिस्प्ले 2 लूंगा। 2 क्यों लूंगा, क्योंकि मैंने c की भी वैल्यू डाल दी इसके अंदर, तो मैं 2 लूंगा। और इन सभी चीजों को एक साथ में मैं लेके आ जाऊंगा SOP के अंदर, जो m है, n है,